हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और आज हम इस क्लास में एक बहुत यूनिक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है 10 मिनट 10 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज, जिसका मिशन है इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। बेटा ये टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स के लिए है। बेटा होता क्या है कि जब आपको ये लगे कि ये चैप्टर मुझे आता है तब आप ये वीडियो स्टार्ट कीजिए, वीडियो को बीच में पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चन हो जाता है अच्छी बात है, नहीं तो ये समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक पे आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है फॉरेक्स और बीओपी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन है, सपोज कंट्री X हैज मोर इन्फ्लेशन देन कंट्री Y, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली सिचुएशन टू हैपन इन सच अ केस। बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो कि ये है कंट्री X, ठीक है, और ये है कंट्री Y। कंट्री X में इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो लेट सपोज कि एक प्रोडक्ट कंट्री में 1000 रुपीज का मिल रहा है, ठीक है, और वो ही प्रोडक्ट कंट्री Y में 500 रुपीज का मिल रहा है। ठीक है, कंट्री X में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो वो 1000 रुपीज में मिल रहा है और वो ही प्रोडक्ट कंट्री Y में 500 रुपीज का मिल रहा है। तो अब क्या होगा बेटा कि X में जो लोग रह रहे हैं वो प्रोडक्ट 1000 रुपीज में खुद की कंट्री से ना परचेज करते हुए वो Y से इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जब ऐसा ज्यादा होने लग जाएगा तो उस सिचुएशन में कंट्री X का इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगा उसके एक्सपोर्ट से, और जब ऐसा हो जाएगा तो कंट्री X में क्या हो जाएगा, ट्रेड डेफिसिट। देन द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, अ डेफिसिट ट्रेड बैलेंस फॉर कंट्री X। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस डिपेंडेंट ऑन अदर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड। बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस जो दूसरे ट्रांजैक्शंस पे डिपेंड होंगे, उन ट्रांजैक्शंस को क्या कहा जाता है। बेटा उन ट्रांजैक्शंस को क्या बोलते हैं, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो accommodating transactions are those transactions which are dependent on other foreign exchange transactions। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट 1, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड इन अकाउंटिंग सेंस। बेटा ये है स्टेटमेंट ट्रू। क्यों है ट्रू? क्योंकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है, ठीक है, उसमें आखिरी में अकाउंट, अगर आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो आखिरी में क्रेडिट और डेबिट को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना होता है। तो ऐसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक ऐसा अकाउंट है जो अकाउंटिंग सेंस में हमेशा बैलेंस होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अब आते हैं सेकेंड स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है autonomous transactions restore balance in balance of payment account। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को रीस्टोर करने के लिए काम में आते हैं। तो बेटा ये स्टेटमेंट है फॉल्स। क्यों? क्योंकि रीस्टोर करने के लिए कौन से ट्रांजैक्शंस यूज किए जाते हैं, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज इज 1500 करोड़। बेटा मर्केंडाइज का मतलब होता है गुड्स। ठीक है, मर्केंडाइज का मतलब क्या होता है, गुड्स, और उसकी एक्सपोर्ट्स की वैल्यू, एक्सपोर्ट्स कितना दे रखा है बेटा, 1500 करोड़। ठीक है,
एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स आर 20% मोर देन एक्सपोर्ट्स। जो इंपोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट्स से कितने ज्यादा है? 20%। बेटा 1500 का 10% कितना होगा? 150। और क्वेश्चन कह रहा है कि इंपोर्ट्स कितने ज्यादा है? 20%। तो कितने ज्यादा हो गए? 150 प्लस 150 तो टोटल 300। ठीक है, अगर कंट्री में ट्रेड डेफिसिट है तो ट्रेड डेफिसिट कब होगा? जब इंपोर्ट्स की वैल्यू ज़्यादा होगी एक्सपोर्ट की वैल्यू से। तो इंपोर्ट कितने हो गए? 1500 प्लस 20% मोर, इसका मतलब कितना हो गया? 1800। एक्सपोर्ट कितने बेटा? 1500। तो टोटल ट्रेड डेफिसिट कितना हो जाएगा? 300। तो इसका आंसर क्या है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। तो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट कितना हो जाएगा? 1800 एंड ट्रेड डेफिसिट कितना हो गया? 300। तो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर बी। ठीक है, 1800 एंड 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन। असर्शन कह रहा है द फॉरेन एक्सचेंज रेट सपोर्ट्स द कंपैरिजन ऑफ इंटरनेशनल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि $1 80 रुपीज का है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि यूएस में जो चीज $1 की मिल रही है, मान लो कि वो इंडिया में कितने की मिलेगी? 80 रुपीज की मिलेगी। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट सपोर्ट्स द कंपैरिजन ऑफ इंटरनेशनल कॉस्ट एंड प्राइसेस। इसका मतलब ये कि आप $1 को कितने रुपीज में एक्सचेंज करोगे उसको कंपेयर कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा? ये असर्शन क्या है? ट्रू। अब देखते हैं रीजन। रीजन है फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी। नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है वो प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी होता है, अनदर कमोडिटी नहीं होता। ठीक है, तो अनदर कमोडिटी, ये रीजन क्या हो गया? गलत हो गया। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड व्हेन इन अ कंट्री द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस, नेशनल इनकम इज। बेटा प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइज का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो कि पहले $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज है। ठीक है, आप इस डॉलर को क्या करो? एक प्रोडक्ट मान लो। क्या मान लो बेटा? प्रोडक्ट मान लो। ठीक है, और जिस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है? 70 रुपीज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस प्रोडक्ट का, इस डॉलर का प्राइस बढ़ गया। तो अब बढ़ के कितना हो गया होगा? $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस बढ़ गया। तो जब प्राइस बढ़ जाएगा तो 70 से कितना हो गया? 80 रुपीज हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि नेशनल इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बेटा ये हुआ है कंट्री की करेंसी का डेप्रीसिएशन। हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या हुई? डेप्रीशिएट हो गई। और जब भी डेप्रीशिएट होती है करेंसी तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं और नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाइकली टू राइज। ठीक है, नाउ सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है सीबीएसई ने लास्ट ईयर। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स टू इंडिया रिकॉर्डेड एन आउटफ्लो ऑफ 0.4 बिलियन इन द सेकेंड क्वार्टर। बेटा सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं, नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब, जैसे मान लो बेटा कि ये एक देश है। ठीक है, नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब क्या कि लेट सपोज कि इस देश ने दूसरे देश से उधार लिया $1000, इसने उधार लिया, और मान लो इसने किसी और देश को पूरे साल भर में $500 लैंड किया, इसने उधार दिया। ठीक है, $1000 का उधार
लिया और $500 किसी और को उधार दिए, तो इसकी नेट बोरोइंग क्या हो जाएगी? इसने 1000 लिए और 500 किसी और को उधार दिए, तो नेट क्या हो जाएगा? $500 का इनफ्लो, $500 का इनफ्लो। अगर अपोजिट होता तो कि मान लो कि कंट्री $500 किसी से उधार ले रही है और इसने $1000 किसी को उधार दिए, तो इस केस में, सेकंड केस में नेट बोरोइंग कितनी हो जाएगी बेटा? इसने 500 उधार लिए और $1000 को उधार दिया, तो नेट कितना हो गया? $500 का आउटफ्लो। इस वर्ड का मतलब आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स टू इंडिया रिकॉर्डेड एन आउटफ्लो ऑफ 0.4 बिलियन, मतलब इंडिया से पैसा बाहर गया, हमने दूसरों को दिया, तो जब हमारे देश से पैसा जाता है तो क्या हो जाता है? डेबिट। ठीक है, एक पार्ट सॉल्व हुआ। अब ये करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा या फिर कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा? तो बेटा हमने उधार दिया है, तो हमने उधार जब दिया है तो हमारे एसेट इंक्रीज हो गए, तो एसेट इंक्रीज हो गया, और ऐसे ट्रांजैक्शन जिनका एसेट या लायबिलिटी पे कोई भी चेंज आता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो ट्रांजैक्शंस को कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल अकाउंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा डेबिट एंड कैपिटल। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? कैपिटल एंड डेबिट। द ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीबीएसई का। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय इंडिया विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। अगेन सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल है। अगर देश में पैसा आया तो क्रेडिट, देश से पैसा गया तो डेबिट। अब देखते हैं एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, हमने क्या करी है? सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया है। जब सर्विसेज को एक्सपोर्ट करेंगे तो देश में पैसा आएगा, तो जब देश में पैसा आया तो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। एक पार्ट खत्म हो गया क्वेश्चन का। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि करंट अकाउंट में होगा या कैपिटल अकाउंट में होगा। तो बेटा करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स होते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। तो बेटा एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होगा? करंट अकाउंट में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट भी कह रहा है और करंट अकाउंट भी कह रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। तो स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगेन बेटा पैसा आया तो क्रेडिट, पैसा गया तो डेबिट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया मतलब फॉरेनर्स ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, मतलब इंडिया के पास पैसा आया तो क्रेडिट, ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्रेडिट साइड। लेकिन क्या ये कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा? कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको ये बताया कि अगर एक देश की एसेट या लायबिलिटी पे कोई भी चेंज आएगा तो वो ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैपिटल अकाउंट में। तो बिल्कुल ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा बेटा? कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Suppose that balance of trade of a nation exhibits a surplus of 20,000 करोड़। सबसे पहले तो समझते हैं कि अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में है, इसका मतलब हम लोगों ने एक्सपोर्ट ज़्यादा किए हैं और इंपोर्ट कम किए हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर सरप्लस में होगा तो फॉर्मूला क्या होगा? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट।
ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जिबिट्स अ सरप्लस ऑफ 20,000 करोड़। हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड में कितना सरप्लस है? 20,000 करोड़ का। अब आगे पढ़ते हैं। द इंपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज ऑफ अ नेशन इज हाफ ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंपोर्ट जो है वो हाफ है एक्सपोर्ट से। लेट सपोज कि इंपोर्ट कितने हैं? x और एक्सपोर्ट कितने हो जाएंगे? 2x। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट हाफ है एक्सपोर्ट से। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 2x माइनस x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20,000। तो x क्या थे हमारे? इंपोर्ट। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स वुड बी, तो एक्सपोर्ट्स की वैल्यू कितनी ली थी हम लोगों ने? 2x। x की वैल्यू कितनी आई बेटा? 20,000। तो 2x कितना हो जाएगा? 40,000। द आंसर वुड बी 40,000। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट ईयर सैंपल क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन था बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। ओइंग टू रशिया यूक्रेन क्राइसिस, जो रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग राइजिंग क्रूड प्राइसेस। जो क्रूड ऑयल है उसके जो रेट हैं वो क्या है? बढ़ गए हैं। ठीक है, ड्यू टू सप्लाई साइड इशू, ऑब्वियसली सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए प्राइस क्या हो गए? बढ़ गए हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली इंपैक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। बेटा इस चीज को समझने के लिए एक चीज समझो कि इंडिया क्या है? ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। ऑयल क्या करते हैं हम लोग? इंपोर्ट करते हैं, और इस युद्ध की वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। ठीक है, तो अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं और इंडिया एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, तो हमें सेम इंपोर्ट्स के लिए कुछ रुपीस या कुछ डॉलर्स ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। ठीक है, मान लो कि पहले जो यूएस जो क्रूड का प्राइसेस है वो मान लो कि $100 था, तो अब इस युद्ध की वजह से महंगा हो गया तो $150 हो गया। तो हमें सेम ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए कुछ ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन था। तो अब देखते हैं ऑप्शंस क्या होगा। प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन इंडिया विल राइज, नहीं, कोई रेलिवेंट नहीं है बेटा, है ना। कोई नहीं बता सकता कि कार्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा या कम होगा। प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ साइकिल्स, बिल्कुल नहीं, कोई इररेलेवेंट है। इनफ्लो ऑफ US डॉलर्स इन इंडिया विल राइज, इनफ्लो बढ़ेगा? नहीं, इनफ्लो नहीं बढ़ेगा बेटा, आउटफ्लो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें सेम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आपके 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और आप चाहते हो कि ऐसी और भी टेस्ट सीरीज आती रहे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट and subscribe to my channel. Thank you so much.